और सबसे पहले आपको बता दें, आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में ताजा वीडियो आया है। एक दूसरे पर लगातार हमले बोल रहे हैं दोनों देश। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर बरसाए हैं बम। अजरबैजान पर M130 122 mm होवित्जर से हमला बोला गया है। अटैक में कई बंकर और तोप तबाह कर दिए गए हैं। ये वीडियोस आप देखिए, एक दूसरे पर इस तबाही का आरोप लगाते हुए दोनों ही देश एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हैं। आर्मेनिया का दावा है कि उसने अजरबैजान को खासा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अजरबैजान जिसके पास टर्की से लेकर इजराइल तक के ड्रोन्स हैं, उसने आर्मेनिया को और उसके सैनिकों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और यहां आप देख रहे हैं दोनों ही तरफ से अब ये 8वें दिन में प्रवेश कर गया है ये युद्ध, और अभी तक यूनाइटेड नेशंस की और यूरोपियन यूनियन से लेकर तमाम बड़े देशों की सुलह समझौते की तमाम कोशिशें नाकाफी रही हैं। तो बड़ी खबर है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। 8वें दिन भी दोनों देशों में खौफनाक युद्ध जारी रहा। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान ने पूरी तरह से ताकत झोंक दिया है। अजरबैजान हर घंटे आर्मेनिया पर मिसाइल से हमला कर रहा है, जिससे दोनों ही देशों को लगातार नुकसान हो रहा है। अब तक आर्मेनिया के 390 टैंक ध्वस्त हो चुके हैं, तो अजरबैजान के 140 यूएवी, आर्मेनिया के 280 आर्म्ड व्हीकल, तो अजरबैजान के 230 बख्तरबंद गाड़ी अब तक बर्बाद हो चुके हैं। 25 हथियार डिपो आर्मेनिया के ध्वस्त हो चुके हैं, तो अजरबैजान के 14 हथियार डिपो अब तक ध्वस्त हो चुके हैं। 4200 जवानों की मौत आर्मेनिया की ओर से हुई है, तो अजरबैजान के 3000 सैनिक की मौत हो चुकी है। और इस जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अजरबैजान ने आर्मेनिया पर एक दो नहीं बल्कि एक साथ दर्जनों रॉकेट दागकर आर्मेनिया पर जमीन को जलजला बना दिया। दिल में सिहरन पैदा कर देने वाली यह तस्वीर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रही जंग की है। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर अब तक का सबसे बड़ा भीषण रॉकेट अटैक किया है। अजरबैजान ने एक साथ दर्जनों रॉकेट से हमला कर आर्मेनिया में भारी तबाही मचाई। ये सारे हमले अजरबैजान ने रात में किए, जिसकी वजह से आर्मेनिया को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उधर जंग की जड़ बनी काराबाख को लेकर अजरबैजान के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि काराबाख पर अब अजरबैजान का कब्जा है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दावा किया कि काराबाख पर अजरबैजान का झंडा लहरा रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग से वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा तेज हो गया है, क्योंकि तुर्की के युद्ध में कूदने से रूस बेहद खफा है। जंग तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही है, लेकिन इसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती जा रही है। अजरबैजान को तुर्की खुलकर समर्थन दे रहा है। तुर्की ने अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए अपने आतंकियों को वहां भेजा है। तुर्की की इस हरकत से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भड़क गए हैं और वो खुलकर आर्मेनिया के समर्थन में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में तीसरा विश्व युद्ध होना तय है, क्योंकि आर्मेनिया और रूस में करार है कि अगर अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया की जमीन पर हमले होते हैं तो रूस को मोर्चा संभालने के लिए आना पड़ेगा। तो पहली बार गलवान के उन चीनी फौजियों का वीडियो सामने आया है जिन्हें भारतीय सेना ने पटक पटक कर मारा था। इसे चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो कहें या वो सबूत जिसने चीन की पोल खोल दी है। ये गलवान के वो चीनी गीदड़ हैं जिन्हें हिंद की फौज ने धूल चटा दी थी। ये गलवान के वो चीनी सैनिक हैं जो भारतीय सेना के पीठ में खंजर घोंपने के मकसद से आगे बढ़े थे, लेकिन हिंदुस्तान की फौज के बुलंद हौसलों के सामने पीएलए के इन कायरों की एक भी नहीं चली। भारतीय सेना का एक एक जवान चीनी सैनिकों के 5-5 जवानों पर भारी पड़ा था। चीनी सरकार की बोली बोलने वाले ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए के कायर फौजियों का वीडियो रिलीज कर इस बात पर मुहर लगा दी है। और वहीं एलएसी के हालात को लेकर एक और बड़ी खबर, एलएसी पर चीन को जवाब देने के लिए भारत ने अपने कई टैंक्स को तैनात कर रखा है। भारत के इन शक्तिशाली टैंकों के आगे चीन के टैंक फुस हो जाएंगे। एलएसी पर भारत की आक्रामकता के आगे चीनी सेना पस्त है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने अपने सबसे दमदार टैंक T-90 और T-72 को तैनात कर रखा है। इस टैंक के डर से चीन के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि चीन ने जवाब देने के लिए T-15 टैंक को तैनात किया, जिसमें कोई दम नहीं है। एलएसी पर तैनात टैंक कमांडर के मुताबिक अगर भारत चीन में जंग की नौबत आती है तो भारत के टैंकों के आगे चीनी टैंक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत हल्के हैं। तो एलएसी पर महायोद्धा T-90 के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है कि कैसे ये खास है। T-90 सबसे अचूक निशाना लगाने वाले टैंकों में शुमार माना जाता है। -50 डिग्री के तापमान में काम करने की इसकी कैपेसिटी है।
ऑटोमेटिक वेपन्स लीडिंग की सुविधा से ये लैस है। एंटी एयरक्राफ्ट गन 2 किलोमीटर तक ये हमला कर सकती है। पहाड़ों पर इसकी मारक क्षमता सभी टैंकों से दमदार मानी जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, T-90 से अलग अलग तरह के बम, रॉकेट तक दागे जा सकते हैं और किसी तरह के तापमान को पढ़कर मशीन या इंसान का पता भी ये लगा लेता है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने की इसकी क्षमता भी है। तो ये है इसकी खासियत। चीन और ताइवान के बीच बिगड़ते रिश्तों में अब कनाडा ने एंट्री मार दी है और अपने एक युद्धपोत को साउथ चाइना सी में भेज दिया है। ताइवान की खाड़ी में मौजूद कनाडा के युद्धपोत को देखकर अनुमान है कि ड्रैगन बुरी तरह से भड़कने वाला है। दूसरी तरफ कनाडा के रवैये को देखकर लगता है कि वो चीन से दो हाथ करने को पूरी तरह से तैयार है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि कनाडा का एक युद्धपोत ताइवान की खाड़ी का उपयोग किया। कनाडा के युद्धपोत को ताइवानी सेना ने हवाई सुरक्षा दी। इससे पहले भी ऐसा मौका आया था जब कनाडा का युद्धपोत ताइवान की खाड़ी से गुजरा था। उस वक्त भी चीन इस बात से भड़क गया था। हालांकि इस बार चीन ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और वहीं भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच चल रही ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से चीन जबरदस्त टेंशन में आ चुका है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज आज भी जारी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की नौसेना सबसे बड़ी ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में दोनों देशों के युद्धक जहाज और हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। इस संयुक्त अभ्यास में कई गाइडेड मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती के बढ़ते आयाम का मकसद दोनों देशों की नौसेना के बीच पेट्रोलिंग और आपसी तालमेल को और मजबूत करना है। बंगोसागर अभियान के तहत हर साल होने वाली इस एक्सरसाइज में बांग्लादेश की तरफ से अबू बकर और कोविड परोटे मिसाइल की क्षमताओं को आजमाया जा रहा है। और अब बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इमरान के गुर्गे हिंद के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं, लेकिन उनकी हर साजिश नाकाम हो जाती है। राजस्थान के कोटा में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले इमरान नाम के एक संदिग्ध युवक को सेना ने हिरासत में लिया है। आरोपी इमरान कोटा आर्मी में चल रहे निर्माण कार्य में एक ठेकेदार के अंडर कारपेंटर का काम कर रहा था। आरोपी के मोबाइल से कई अहम खुलासे हुए हैं। आरोपी पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था और 24 घंटे सोशल मीडिया के जरिए वो पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में था। फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए आरोपी ने कोटा आर्मी और स्टेशन जैसे कई महत्वपूर्ण इलाकों की तस्वीरें भी पाकिस्तान भेजी थी। और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बर्बरता की दास्तान पुरानी है। आए दिन वहां हिंदुओं के साथ हैवानगी की खबरें आती हैं। दिल चीर देने वाली एक ऐसी ही खबर फिर आई है। पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की के साथ इस कदर जाती हुई कि उसने अपनी जान दे दी। पाकिस्तान के थारपाकर जिले की रहने वाली एक 17 साल की हिंदू लड़की के साथ 1 साल पहले रेप किया गया था। रेप करने वाले आरोपी जमानत पर बाहर थे और लड़की के साथ साथ उसके परिजनों को भी परेशान कर रहे थे। पीड़ित लड़की आरोपियों की गुस्ताखियों से इस कदर तंग हुई कि उसने अपनी जान दे दी। आंकड़ों की बात करें तो पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा अल्पसंख्यक लड़कियों का अपहरण और 1000 से ज्यादा धर्म परिवर्तन की घटनाएं होती हैं। और अब आज सुबह की पहली मॉर्निंग ब्रेकिंग करुणा। बिल्कुल दिनेश, बड़ी खबर इस वक्त की ट्रेड डील को लेकर है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को टल सकती है। भारत अमेरिका ट्रेड डील, ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस डील पर संकट आ चुका है। डील को लेकर ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे थे। अमेरिका में चुनाव से पहले डील करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप और इसका असर भी चुनाव पर दिख सकता था, लेकिन अभी फिलहाल के कोरोना पॉजिटिव इलाज चल रहा है मिलिट्री अस्पताल में, यह डील टल सकती है। और अब बड़ी खबर है हाथरस की। यूपी के हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अब इस पूरे केस की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बताया कि अब हाथरस कांड की जांच सीबीआई करेगी। हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से यूपी सरकार इस मामले की जांच सीबीआई के माध्यम से कराने की संस्तुति कर रही है। इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाएंगे। हालांकि पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की कोई मांग नहीं की थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने सीबीआई जांच का फैसला लिया तो पीड़ित परिवार ने इसे सही बताते हुए सरकार से कुछ सवाल भी पूछे हैं। इससे पहले हाथरस कांड मामले में यूपी पुलिस के रवैये को लेकर काफी आलोचना हो चुकी है। और हाथरस मामले पर सियासत जोरों से चल रही है। पीड़ित परिवार से मिलकर राहुल प्रियंका ने कहा कि अन्याय के खिलाफ
लड़ाई लड़ते रहेंगे। हाथरस कांड के बाद पीड़ित परिवार से मिलकर दिल्ली लौटे राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि यूपी सरकार की मनमानी अब नहीं चलने वाली है। मैं हाथरस के पीड़ित परिवार से मिला और उनका दर्द समझा। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि हम इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाने में पूरी मदद करेंगे। राहुल के साथ ही प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और पीड़ित परिवार के कुछ सवाल सामने रखे। हाथरस के पीड़ित परिवार के कुछ सवाल: सुप्रीम कोर्ट के जरिए पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। हमारी बेटी के शव को बगैर हमसे पूछे पेट्रोल से क्यों जलाया गया? इससे पहले राहुल और प्रियंका को हाथरस जाने से रोका जा रहा था। और वहीं उन्नाव की जिस गैंगरेप कांड ने पूरे देश में खलबली मचा दी थी, अब उसी कांड में एक नया मोड़ आ चुका है। पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका है इस मोड़ के सामने आने के बाद। गैंगरेप पीड़िता का भतीजा अचानक लापता हो गया है। पीड़ित परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला उन्नाव के भाटन खेड़ा गांव का है, जहां उन्नाव के बहुचर्चित गैंगरेप मामले में पीड़िता की दिसंबर में मौत हो गई थी। अब पीड़िता के भतीजे की रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने के बाद पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वाट टीम को पूरे मामले की जाँच सौंप दी है। खाकी के आला अधिकारी हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। यूपी से खबर है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की एक तस्वीर वायरल हुई है। खुलेआम गोलियों की तड़तड़ाहट से एक इलाका गूंजा है। वायरल हुए इस वीडियो के बाद अब खाकी की नींद टूटी। हाथों में लाठी डंडे हैं, महिलाएं भी मोर्चा संभाले हैं। अफरा तफरी का माहौल है। ऐसा लग रहा है मानो सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। न कोई बीच बचाव के लिए आ रहा है, न ही कोई विरोध कर रहा है। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की है, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि इस खूनी संघर्ष में गोलियां भी चली है। यूपी में कानून को ताक में रखकर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने वाला ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद अब वारदात के बाद डंडा पीटने वाले पुलिस महकमे की नींद टूटी है। शायद इसीलिए अब वो मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और अब एक और बड़ी खबर, करुणा के पास चलते हैं। बिल्कुल दिनेश, ब्रेकिंग सायरन बज चुका है। कोरोना को लेकर देश में हालात क्या है, इससे जुड़ी बड़ी खबर ये देखिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 65 लाख को क्रॉस कर गई है। 24 घंटे में कोरोना की 75,479 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 937 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से देश भर में अभी तक 1 लाख से ज्यादा मौतें हो गई। अगली खबर का रुख करें। लीबिया में आतंकियों ने 7 भारतीयों को अगवा कर लिया है। ये सभी नौकरी करने लीबिया गए थे और 1 साल बाद वतन लौट रहे थे। दिल्ली से 5,843 किलोमीटर दूर रोजी रोटी के लिए लीबिया गए 7 हिंदुस्तानी मुसीबत में हैं। 1 साल की नौकरी खत्म कर 7 भारतीय वतन आने के लिए लीबिया के त्रिपोली के लिए अपने घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में आतंकियों ने इन्हें अगवा कर लिया। इन सभी को इस्तांबुल हवाई अड्डे से दिल्ली आना था। आतंकियों ने इन्हें छोड़ने के लिए $20,000 की मांग की है। अपहरण की यह घटना 15-16 सितंबर की बताई जा रही है। अगवा किए गए सभी लोग यूपी, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और लीबिया में जिन 7 हिंदुस्तानियों को आतंकवादियों ने किडनैप किया है, वो उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। हमारी टीम अगवा किए गए एक युवक के घर तक पहुंची। ये तस्वीर लीबिया के आतंकवादियों के चंगुल में फंसे 7 हिंदुस्तानियों में से एक हिंदुस्तानी की है। इस नौजवान का नाम है मनोज चौहान। मनोज यूपी के कुशीनगर का रहने वाला है। लीबिया में 7 हिंदुस्तानियों के अपहरण की जब से खबर आई है, मनोज के घर में मातम पसरा हुआ है। आंखों में किसी अनहोनी की आशंका लिए यह परिवार मनोज की हिफाजत के लिए दुआ कर रहा है। पत्नी हाथ जोड़कर सरकार से मनोज की सलामती के लिए गुजारिश कर रही है। पीड़ित परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है कि वो अपहरण किए गए 7 हिंदुस्तानियों को सही सलामत घर वापसी के लिए ठोस कदम उठाए। 2 साल पहले जिस महिला के साथ रेप की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, उसके आरोपी ने जेल से बेल मिलते ही उसकी हत्या कर दी। जमीन पर पड़ी महिला की लाश, तफ्तीश करती पुलिस और अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ा यह शख्स। यह तस्वीर तस्दीक कर रही है कि यहाँ कोई बड़ी वारदात हुई है। मामला एमपी के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ का है। जिस महिला का शव जमीन पर पड़ा है, 2 साल पहले उसके साथ रेप की घिनौनी वारदात हुई थी। आरोपी जेल में था। आरोपी को बेल मिली तो वो सीधे महिला के घर जा धमका। केस वापस लेने के लिए उसने पीड़ित महिला पर दबाव बनाया, लेकिन महिला ने साफ इनकार कर दिया। आरोपी को ये बात नागवार गुजरी। उसने मौके पर ही महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने महिला के पति पर भी हमला किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। और हाथरस के बाद कानपुर देहात से भी दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है।
8 दिनों से लापता एक नाबालिग लड़की का कंकाल मिलने से पूरे इलाके में सनसनी। ये सनसनीखेज मामला कानपुर देहात का है। मृतक लड़की के परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। लड़की का कंकाल और कपड़े एक खेत से बरामद किया गया है। परिजनों ने गांव के ही 5 लोगों पर रेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। कानपुर देहात के कहोलिया गांव की रहने वाली 16 साल की किशोरी 26 सितंबर को रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। लड़की का कंकाल मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और अब बात बिहार चुनाव की करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान हो गया है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए विपक्षी महागठबंधन ने आपस में सीटों को बांट लिया है। बंटवारे में तय हुआ कि इस बार चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर लड़ेगी तो कांग्रेस 70 सीटों पर उम्मीदवारों को टिकट देगी। इसी तरह से लेफ्ट पार्टियां 29 सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारेगी। महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियों को जो 29 सीटें दी गई है उसमें सीपीएम को 4, सीपीआई को 6, सीपीआई-एमएल को 19 सीटें दी गई है। सीट बंटवारे को लेकर यह भी तय हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल अपने खाते से झारखंड मुक्ति मोर्चा और वीआईपी को सीटें देंगी। हालांकि वीआईपी के नेता और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर बहुत नाराजगी है। और वहीं महागठबंधन के लिए सीटों का ऐलान होते ही जो रार है वो मीडिया कैमरों के सामने आ गए। मुकेश सहनी ने जमकर हंगामा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वहां से निकल गए। जैसे ही ये ऐलान हुआ कि वीआईपी को आरजेडी अपने कोटे से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट देगी, वैसे ही मुकेश सहनी ने हंगामा शुरू कर दिया। पीठ में खंजर घोंपने का काम किया जा रहा है। अपनी पीठ पर खंजर घोंपने की बात का मुकेश सहनी ने कहा कि पहले 20 से 25 सीटें देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आखिर में धोखा दिया गया। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे। अपनी पार्टी के लिए सहनी 25 सीट मांग रहे थे। मुकेश सहनी ने महागठबंधन से अलग होने की बात कही है। मुकेश सहनी ने अपने प्लान को लेकर अभी कुछ सार्वजनिक नहीं किया है। उम्मीद है कि मीडिया से आज बात कर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए आज बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आहूत की है। दिल्ली में आज होने वाली बैठक में बीजेपी पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर फैसला लेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक होगी। पीएम मोदी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए 8 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हो पाए हैं। ऐसे में बीजेपी अब चाहती है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएं। हालांकि अभी तक एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर भी विवाद नहीं सुलझा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग सायरन बज चुका है। अर्जेंटीना से ये खबर है। सीधे चलते हैं करुणा के पास। बिल्कुल अंजलि, अर्जेंटीना से बहुत बड़ी खबर है। भीषण आग की खबर। अर्जेंटीना के रिहायशी इलाके में भीषण आग लगी है। कई दिनों से आग लगी हुई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, और रिहायशी इलाका, ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक भारी नुकसान हो चुका है। कई दिनों से ये भीषण आग लगी है और अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया। टीवी9 भारतवर्ष पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। और जान माल का कितना नुकसान हुआ है, पूरी कंफर्म रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान इस आग से अभी तक हुआ होगा। और उधर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कोरोना होने का डर लगने लगा है, क्योंकि उनके 3 खास सलाहकार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हिमालयी देश नेपाल में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम ओली के मुख्य सलाहकार विष्णु रमेल, प्रेस सलाहकार सूर्य थापा और विदेश मामलों के सलाहकार राजन भट्टराई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीनों के संक्रमित होने के बाद पीएम ओली भी जल्द अपना कोरोना टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि इन तीनों के साथ ओली हमेशा बैठक और मुलाकात करते रहते थे। हालांकि यह भी साफ नहीं हो पाया है कि हाल के दिनों में ओली की इन सबसे कब मुलाकात हुई थी। नेपाल में कोरोना काफी तेजी से पांव पसार रहा है। अभी तक नेपाल में 85,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 528 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,